लेट्स स्टार्ट विद ए न्यू टॉपिक दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो सबसे पहले देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है बेटा। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा फार्मिंग सिस्टम है जिसमें हम लोग मिनिमल यूज करते हैं किसका, केमिकल्स का। कौन से केमिकल्स, जैसे कि हम पहले यूज कर रहे थे फर्टिलाइजर्स को यूज कर रहे थे, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे थे, वीडीसाइड यूज कर रहे थे, हर्बिसाइड यूज कर रहे थे। तो हमें इन सभी केमिकल्स का मिनिमल यूज करना है, लाइक द फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड वीडीसाइड्स। इन केमिकल्स का हमें मिनिमम यूज करना है। साथ में और क्या क्या करना है, मैक्सिमम इनपुट होना चाहिए। मैक्सिमम इनपुट किसका होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैन्यूर्स का, ऑर्गेनिक मैन्यूर्स या फिर रिसाइकल्ड वेस्ट, क्योंकि रिसाइकल्ड वेस्ट को ही हम क्या कहते हैं, मैन्योर भी कहते हैं, लाइक द स्ट्रो, लाइव स्टॉक, एक्सक्रीटा। अगर हम उसकी रिसाइकलिंग कर देते हैं तो उससे हमें ऑर्गेनिक मैन्योर ऑब्टेन हो जाता है। साथ में हमें बायो एजेंट्स को यूज करना है। बायो एजेंट्स मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम यूज करेंगे किसी पर्टिकुलर यूटिलाइजेशन के लिए। जैसे कि अगर हम यूज कर ले ब्लू ग्रीन एल्गी की प्रिपरेशन को एज ए बायो फर्टिलाइजर, क्योंकि बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं उसके कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जैसे कि नोस्टोक एंड एनाबेना। ये जो इसके स्पीसीज होती हैं ये क्या करती हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं, इसलिए इनको हम बायो फर्टिलाइजर के तौर पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, साथ में जैसे हम हाँ बेटा, इसी तरीके से हम लोग यूज करते हैं बेटा नीम के लीव्स को, नीम प्लांट के जो लीव्स होते हैं, और टर्मरिक जो होता है हमें पता है इनके पास एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी होती है। तो इनको हम स्पेसिफिकली यूज किया जाता है इनको ग्रेन की स्टोरेज के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, ग्रेन की स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि ये बायो पेस्टिसाइड की तरह बिहेव करते हैं, ये पेस्ट को रिपेल करते हैं, पेस्ट को किल करते हैं। तो इसकी वजह से हमारी जो ग्रेन होते हैं उनको हम स्टोर कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए। तो ध्यान रखना, हम इनके अंदर बायो एजेंट्स को यूज करते हैं, लाइक द ब्लू ग्रीन एल्गी को हमने यूज किया एज ए बायो फर्टिलाइजर। क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी को हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसके जो कुछ मेंबर हैं जैसे कि नोस्टोक एंड एनावेना, ये बेटा क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। दैट मीन्स प्लांट जिस फॉर्म में नाइट्रोजन को यूटिलाइज करते हैं उस फॉर्म में नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं। इसी तरीके से नीम के लीव्स को और टर्मरिक के लीव्स को यूज़ किया जाता है स्टोरेज ऑफ ग्रीन्स करने के दौरान। स्टोरेज जब हम करते हैं क्योंकि ये बायो पेस्टिसाइड की तरह काम करते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम को भी यूज़ करते हैं। हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, जैसे बेसिकली हम यूज़ करते हैं मिक्स क्रॉपिंग, इनको हम आगे डिस्कस भी करेंगे क्रॉपिंग सिस्टम डिटेल में आपके, इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। ये तीन टाइप के क्रॉपिंग, हेल्दी क्रॉपिंग पैटर्न है जिनको यूज किया जाता है। ये क्रॉपिंग सिस्टम हम क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज दे आर बेनिफिशियल इन इंसेक्ट, पेस्ट एंड वीड कंट्रोल। ये काफ़ी हद तक जो हमारे फार्मर्स होती हैं उनकी हेल्प करती हैं, क्योंकि ये वीड को कंट्रोल कर लेती हैं, इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर लेती हैं, पेस्ट को भी कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। अलग अलग टाइप के क्रॉपिंग सिस्टम है, लाइक द मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। तो इनकी हेल्प से दीज क्रॉपिंग सिस्टम, हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम आर बेनिफिशियल इन कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट, पेस्ट एंड वीड। ठीक है, तो
एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से सुनना एक बार इनको। क्या क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, समझने की कोशिश करो। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा फार्मिंग सिस्टम है जिसके अंदर हमें केमिकल्स को कम से कम यूज़ करना है। क्यों करना है? क्योंकि पीछे हम पढ़ के आए हैं कि फर्टिलाइजर्स को यूज़ करने की बहुत सारी ड्रॉबैक है। लॉन्ग टर्म के लिए वो पॉल्यूटिंग होते हैं, सोइल की फर्टिलिटी को कम करते हैं। ऐसे ही आपके पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और वीडिसाइड भी होते हैं जिनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट आते हैं। तो उनका मिनिमल यूज़ किया जाए, कम से कम यूज़ किया जाए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए हार्मफुल होते हैं। इनकी जगह पे हम रिप्लेस करेंगे इनको किससे? फर्टिलाइज़र की जगह पे बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, पेस्टिसाइड्स की जगह पे बायो पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से दूसरे कंट्रोल एजेंट हम यूज़ करते हैं। साथ में क्या कह रहे हैं? मैक्सिमम इनपुट होनी चाहिए किसकी? ऑर्गेनिक मैन्योर की और रिसाइकल्ड वेस्ट की। क्यों? क्योंकि प्लांट को हम ग्रो करा रहे हैं तो सोइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती जा रही है। तो मैन्योर तो क्या करेगा? उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करेगा जो कि सोइल की टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा। साथ में हम रिसाइकल्ड वेस्ट भी डालेंगे। क्या डालेंगे? रिसाइकल्ड वेस्ट। साथ में हमें क्या करना है? क्योंकि मैन्योर तो सिर्फ सोइल की टेक्सचर को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हमें बायो फर्टिलाइजर यूज़ करने हैं। जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। ग्रीन एल्गी जो होता है वो बायो फर्टिलाइजर के तौर पर क्यों यूज़ होता है? क्योंकि इसके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट सेल। क्या कहते हैं बेटा? हेट्रोसिस्ट सेल। सभी ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं होती हैं, लेकिन हेट्रोसिस्टस ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर होती हैं, जैसे कि नॉस्टॉक एंड एनावेना। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं, इसलिए सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती हैं। ऐसे ही बायो पेस्टिसाइड की जगह पे बायो पेस्टिसाइड यूज़ करना है, जैसे कि नीम के लीव्स को यूज़ करें, टर्मरिक को यूज़ करें। साथ में हमें हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम भी यूज़ करने हैं ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से कहा जाए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा फार्मिंग सिस्टम है जिसमें हमारी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल होनी चाहिए और हमारी सोइल को और क्रॉप को कोई हार्म भी नहीं होना चाहिए। लॉन्ग टर्म उसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं आने चाहिए और हमारी रिक्वायरमेंट भी क्या हो जानी चाहिए? पूरी हो जानी चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्या क्या एडवांटेजेस रहेंगी, ये कहाँ कहाँ बेनिफिशियल है। तो सबसे पहला इसकी एडवांटेज तो क्या है? इट डोंट कॉज पॉल्यूशन। ये पॉल्यूशन कॉज नहीं करती है। क्या कॉज नहीं करती है? इट डोंट कॉज पॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि हमने जब यूज़ किया था फर्टिलाइज़र को तो वो लॉन्ग टर्म जब एक्सेस में हम फर्टिलाइज़र को अप्लाई करते हैं और एक्सेसिव इरिगेशन होता है तो वो वाटर बॉडीज़ को और सोइल को पोल्यूट कर रहा था। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग के कोई भी पॉल्यूशन के इफ़ेक्ट नहीं आ रहे। साथ में इसमें हम क्या कर रहे हैं? फार्म वेस्ट की रिसाइकलिंग भी कर रहे हैं। तो फार्म वेस्ट की रिसाइकलिंग कर रहे हैं तो इस तरीके से भी वो क्या कर रहा है बेटा? पॉल्यूशन को कम कर रहा है, क्योंकि वो वेस्ट मैटर की रिसाइकलिंग करा रहा है, ठीक है। तीसरा क्या है? जो भी फूड आइटम हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग से मिलता है बेटा, वो फूड आइटम आपके जो होते हैं वो केमिकल फ्री होते हैं। क्योंकि वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था कि कई बार नॉन बायोडिग्रेडेबल जो मैटर होते हैं अगर वो फूड चेन में एंटर कर जाएं तो हर ट्रॉफिक लेवल पे उनकी टॉक्सिसिटी बढ़ती जाती है। अब ये ट्रॉफिक लेवल क्या होता है बेटा? जैसे मैं कहूँ ग्रासेस को कौन कंज्यूम करता है? डियर। डियर को कौन खाता है? लॉयन। तो यहाँ पे ग्रास एक ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, डियर दूसरे ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है और लॉयन तीसरे ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट, ठीक है। तो जब इस ग्रासेस के अंदर मान लो वो टॉक्सिक कंज्यूम है तो जब इन्हीं ग्रासेस को डियर कंज्यूम करेगा तो उनकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। फिर डियर को लॉयन कंज्यूम करेगा तो टॉक्सिसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ करते हैं तो हमारी सोइल में कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा। तो जो हमें फूड ऑब्टेन्ड होगा वो भी कैसा होगा? केमिकल फ्री होगा, पेस्टिसाइड फ्री होगा, ठीक है। तो वो कोई भी ऐसे टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करेगा। दूसरा, इसके अंदर जो हम हेल्थी क्रॉपिंग पैटर्न यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या करते हैं बेटा? सोइल को भी हेल्दी रखते हैं,
डिजीज के अटैक से भी बचाते हैं क्रॉप को। तो अल्टीमेटली क्या करेंगे, वीड्स और पेस्ट को भी अंडर कंट्रोल रखेंगे, वीड्स और पेस्ट को भी क्या रखेंगे, अंडर कंट्रोल रखेंगे। तो ये सारी क्या हो जाती है बेटा, इनकी एडवांटेजेस हो जाती हैं। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से सुनना, सुनने से ही बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी बेटा, थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनना। हमने क्या कहा था, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा फार्मिंग सिस्टम है जिसमें हमें केमिकल्स को कम से कम यूज़ करना है, ठीक है, केमिकल्स को रिप्लेस करना है। कैसे, फर्टिलाइज़र की जगह पे बायो फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स की जगह पे बायो पेस्टिसाइड्स हमें यूज़ करने हैं, ठीक है। और साथ में हमें हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम भी यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, हेल्दी क्रॉप। सोइल के अंदर जो भी हम इनपुट डाल रहे हैं वो सारा ऐसा डाल रहे हैं जो कोई पोल्यूशन कॉज नहीं कर रहा है। तो इससे क्या होगा, कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा। फार्म वेस्ट की रिसाइकलिंग हम करा रहे हैं, ठीक है। फूड जो ऑब्टेन होता है वो केमिकल फ्री हो जाएगा क्योंकि सोइल पोल्यूटेड नहीं है, तो जो फूड हमें मिलेगा वो भी पोल्यूशन फ्री होगा। तो सोइल हमारी कैसी रहेगी, हेल्दी रहेगी। और हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम की हेल्प से हम वीड्स और पेस्ट को भी क्या कर पा रहे हैं, कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो हमारी मेन रिक्वायरमेंट थी, क्या, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, वो भी हमारी पूरी हो जाएगी। तो हमने प्रोडक्टिविटी के साथ साथ क्वालिटी को भी मेंटेन रखा, हमारी सोइल की फर्टिलिटी को हमने रिड्यूस नहीं होने दिया। तो ये जो कॉन्सेप्ट था आपका, ये था बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या था, ऑर्गेनिक फार्मिंग। सबसे पहले तो देखो इरिगेशन क्या होता है। तो इरिगेशन क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट्स by means of canals, wells, tanks, river, etc. बेटा ये चीज़ क्या कहना चाह रहा है, अगर हमें हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो प्लांट को प्रॉपर टाइम पे पानी चाहिए। अब वो जो प्रॉपर टाइम पे वाटर की जो सप्लाई होती है किसी भी क्रॉप प्लांट को, चाहे वो हम कैनाल्स के थ्रू दे रहे हैं, वेल्स के थ्रू दे रहे हैं, या टैंक्स यूज़ कर रहे हैं, या हम रिवर यूज़ कर रहे हैं, तो इसका जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। सबसे पहले आता है कि बेसिक सोर्स क्या था वाटर का, और फिर हमें इरिगेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी वो हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिक सोर्स ऑफ वाटर क्या है बेटा, प्रेसिपिटेशन। क्या है, प्रेसिपिटेशन। किसकी फॉर्म में, रेन की फॉर्म में, रेनफॉल की फॉर्म में। लेकिन फिर इरिगेशन का मतलब क्या है, जब रेनफॉल से वाटर अवेलेबल हो रहा था तो इरिगेशन का मतलब क्या है। तो बेटा एक्चुअल में क्या है कि रेन जो होती है वो इर्रेगुलर होती है। क्या होती है, इर्रेगुलर। टाइमली मॉनसून आए या ना आए वो कोई भी फिक्स नहीं होता है। जैसे इस बार भी आपका मानसून पहले आ गया है, ठीक है। तो रेनफॉल जो होता है वो एक इर्रेगुलर प्रोसेस है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बेसिक सोर्स ऑफ वाटर क्या है। बेसिक सोर्स क्या है, तो बेसिक सोर्स तो क्या है, रेनफॉल। दैट मीन्स वाटर जो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में आता है, रेनफॉल की फॉर्म में, वो बेसिक सोर्स होता है वाटर का क्रॉपिंग के लिए। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, टाइमली मॉनसून आता है कि नहीं आता। पहली बात तो टाइम पे मॉनसून आए या ना आए, हम उस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। दूसरा, मॉनसून टाइम पे आ भी जाते हैं तो सफिशिएंट अमाउंट में रेनफॉल हो रहा है या नहीं हो रहा, ये वैरी करता है। कहीं पे तो सफिशिएंट रेनफॉल हो जाता है, कहीं पे नहीं होता, कहीं पे कम बारिश होती है, कहीं पे ज़्यादा होती है, कहीं पे टाइमली मानसून नहीं आता। जिस टाइम पे प्लांट को वाटर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उस टाइम पे मानसून नहीं आता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या करता है बेटा, प्लांट की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है। इसलिए हमें क्या चाहिए था, इरिगेशन चाहिए था। इरिगेशन किस लिए चाहिए, क्योंकि पुअर मानसून की वजह से
क्रॉप फेलियर हो रहा था। क्या हो रहा था? पुअर मानसून की वजह से कई बार तो टोटल क्रॉप फेलियर हो जाता है, हमें कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पाती। क्रॉप फेलियर का मतलब क्या है बेटा? प्रोडक्टिविटी नहीं मिलती है, क्रॉप हमारी फेल हो जाती है, दैट मीन्स उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? वाटर हमें चाहिए, प्लांट को चाहिए राइट टाइम पे, राइट स्टेज पे, ड्यूरिंग देयर ग्रोइंग सीजन। एक पर्टिकुलर टाइम पे जब उनकी ग्रोइंग स्टेज होती है तो एक राइट स्टेज पे प्लांट को क्या दिया जाता है? वाटर दिया जाता है। अगर राइट स्टेज पे उसको वाटर की सप्लाई की जाती है तो ऑटोमेटिकली वो प्लांट की इल्ड को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसलिए हमने अलग अलग एग्रीकल्चरल लैंड में अलग अलग टाइप के मेथड्स हमने यूज़ किए। जहाँ आसपास रिवर अवेलेबल होती है वो लोग तो क्या करते हैं? रिवर लिफ्ट सिस्टम से वाटर को सप्लाई करते हैं। ठीक है, कहीं पे डग वेल होते हैं, कहीं पे ट्यूबवेल होते हैं, कहीं पे कैनाल्स बनाई जाती हैं, कहीं पे टैंक से वाटरिंग की जाती है। तो अलग अलग एग्रीकल्चरल लैंड के लिए हम अलग अलग मेथड्स को यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। एक चीज़ और, इरिगेशन का एक पर्पज़ और भी होता है। क्या? उसके लिए हम पहले मैं आपको बताती हूँ ड्रोट क्या होता है। ड्रोट का मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो ड्रोट होता है बेटा सूखा पड़ना। सूखे से हम बहुत अच्छे से वाकिफ है। सूखे का मतलब क्या है? स्कार्सिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है, वाटर स्कार्स क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, या हम कह दें वाटर का इर्रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है? वाटर का इर्रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ड्रोट। ठीक है, ड्रोट मेनली किस रीजन को अफेक्ट करता है? कैसे एरियाज को ज़्यादा अफेक्ट करता है? जो एरिया टोटली रेन से फैड होते हैं, दैट मीन्स जिनके अंदर प्रॉपर वाटर सप्लाई के लिए टोटली वो रेन वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो रेन फैड जो फार्मिंग एरियाज होते हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं किससे? ड्रॉट से। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉपर टाइम में रेनफॉल नहीं हुआ, प्रॉपर अमाउंट में नहीं हुआ, तो वो एरिया ड्रॉट कंडीशन शो करेगा। उस प्लांट, उस एरिया में जो भी प्लांट ग्रो कर रहे हैं उनको प्रॉपर अमाउंट में वाटर अवेलेबल नहीं हो पाएगा, दैट मीन्स स्कार्सिटी ऑफ वाटर आ जाएगा, और उसी को हम कहते हैं ड्रॉट। एक चीज़ और ध्यान रखना, वाटर रेनफॉल के साथ साथ वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया में सोइल की क्वालिटी कैसी है वो भी ड्रॉट कंडीशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे कि अगर सोइल लाइट सोइल है तो एक्चुअल में क्या होता है? लाइट सोइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी क्या होती है बेटा? कम होती है। अब ये वाटर रिटेंशन कैपेसिटी क्या होती है ये मैं आपको बता दूं बेटा। जैसे अब बारिश हो रही है बाहर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वाटर जो है सोइल पार्टिकल्स के बीच से होता हुआ कहाँ जाएगा? अर्थ के क्रस्ट की तरफ माइग्रेट करेगा। तो सोइल के पार्टिकल्स कितने लंबे टाइम तक इस वाटर को यहीं पे होल्ड करके रख सकते हैं, वो कैपेसिटी कहलाती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। आपको पता है प्लांट की जो रूट होती हैं वो सिर्फ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ वाटर से ही वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, बहुत डीपर लेयर में नहीं जा पाती हैं। अगर प्लांट की रूट वाटर टेबल तक चली जाती तो कभी भी प्लांट को वाटर की डेफिशिएंसी होती ही नहीं। वाटर की डेफिशिएंसी क्यों होती है? क्योंकि वो सिर्फ कुछ डेप्थ तक ही वाटर को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर सोइल आपकी लाइट सोइल है तो वो वाटर को लंबे टाइम तक होल्ड नहीं कर पाएगी। तो जैसे ही पानी हम सोइल पे डालते हैं वो तुरंत कहाँ चला जाएगा बेटा? नीचे वाटर टेबल के अंदर चला जाएगा। तो सोइल के अंदर वाटर लंबे टाइम तक रिटेन नहीं रहता, तो वहाँ पे जो प्लांट है उनके लिए ड्रॉट कंडीशंस क्रिएट हो जाती है। भले ही प्रॉपर अमाउंट में रेनिंग वहाँ पे हो रही थी, लेकिन वाटर होल्डिंग कम होने की वजह से, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से वहाँ पे बहुत जल्दी हमें ड्रॉट कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? अब ड्रॉट की एबिलिटी तो सोइल, हम सोइल को थोड़ी ना रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर हम बारिश थोड़ी ना करा सकते हैं प्रॉपर टाइम पे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि क्यों ना हम ड्रॉट टॉलरेंट
क्रॉप वेराइटीज को डेवलप कर ले। किसको डेवलप कर ले? ऐसी क्रॉप वेराइटीज जो लेस वाटर में भी प्रॉपरली ग्रो करती हैं। ऐसी क्रॉप को हम कहते हैं ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप वेराइटी, जो ड्रॉट को टॉलरेट कर जाए। और इसके लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी बेटा? जेनेटिक इंजीनियरिंग की, जेनेटिक मैनिपुलेशंस की। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन एक ही है कि हमें ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप वेराइटीज को डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है, क्योंकि प्रॉपर इरिगेशन से भी यहाँ लाइट सोइल वाली कंडीशन में काम नहीं चलेगा, क्योंकि सोइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है? कम है, और इतना एक्सेस में हमारे पास वाटर भी अवेलेबल नहीं होता है कि हम बार बार उसको वाटर सप्लाई करते रहें। ठीक है, अब हम आते हैं इरिगेशन। हमने पढ़ा, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने पढ़ा। इरिगेशन सिस्टम हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। एक बार हम लास्टली डिस्कस कर लेते हैं इरिगेशन की क्या क्या एडवांटेजेस है। ठीक है, तो इरिगेशन की हेल्प से एक तो आप प्लांट को रेगुलर सप्लाई दे सकते हैं वाटर की, और दूसरा वाटर प्लांट को थ्रू आउट ईयर अवेलेबल हो जाता है। इरिगेशन सिस्टम की हेल्प से प्लांट को वाटर थ्रू आउट ईयर हम अवेलेबल करा देते हैं, रेगुलरली अवेलेबल हो जाता है थ्रू आउट ईयर। जब भी प्लांट को ज़रूरत होती है उस टाइम पे हम उसको वाटर सप्लाई कर देते हैं, उसको रेनफॉल के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा क्या बेटा, इरिगेशन सिस्टम में मेनली हम क्या यूज़ करते हैं बेटा? या तो वेल, ट्यूबवेल या डगवेल बनाते हैं, तो उसमें तो आपका सोयल वाटर यूज़ होता है। या फिर अगर हम रिवर कैनाल से ले रहे हैं तो उनके केस में हमें क्या करना होता है? इन वाटर बॉडीज़ का जो वाटर होता है उसको लार्ज स्केल पे स्टोर करना होता है, जिसको हम कहते हैं कि हम वहाँ पे क्या बना लेते हैं? डैम्स बना लेते हैं। अब डैम्स बनाने के कई सारे फ़ायदे हैं। पहला तो फ़ायदा क्या है बेटा कि डैम्स की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। किसको प्रोड्यूस कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो वाटर से हम क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। दूसरा, क्योंकि हम जो भी रिवर वाटर होता है उसको वहाँ से निकाल करके स्टोर करते हैं, तो रिवर में वाटर का फ्लो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो दैट मीन्स इट ऑल्सो प्रिवेंट फ्लड। ये किसको भी प्रिवेंट करता है? फ्लड को भी प्रिवेंट करता है। तो प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल होने के साथ साथ ये डायरेक्टली ह्यूमन को भी बेनिफिट देती है। तो ये सारी चीज़ें थी बेटा एडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे बेटा इरिगेशन सिस्टम।